हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, एसआईक्यू के क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। एसआईक्यू का मतलब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। प्रैक्टिस सेट की तरह सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। मैं क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा ताकि प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी हो। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछिएगा। मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब देने का भी प्रयास करता हूं, तो कमेंट करके आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिगमनकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए, यहाँ पर अधिगमनकर्ता की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और पूछा ये आपसे जा रहा है कि किनका, यानी किन विशेषताओं का सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। किन विशेषताओं के कारण, ये आपको जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। प्रश्न सभी अच्छे लेवल के, खुद से अटेम्प्ट करिएगा और आप जब खुद से अटेम्प्ट करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ऊपर आपका जाता है। अगर क्वेश्चन सही भी होता है तो और भी कॉन्फिडेंस लेवल जाता है, लेकिन क्वेश्चन गलत भी हो तो आपको थोड़ा सा भी हताश नहीं होना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। निश्चित रूप से आपके प्रश्न भी सही होंगे और आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमनकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियां, ये विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। प्रश्न में आपसे यही स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि यहाँ पर जितनी भी ये विकल्प दिए गए हैं, इन सभी विकल्प में से अधिगमनकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। तो अधिगमनकर्ता की परिपक्वता का स्तर क्या है, अकादमिक निष्पादन का उसका स्तर क्या है, प्रेरणात्मक प्रवृत्ति क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर किसी भी कारणवश से पेपर 1 में जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का जो है यूनिट आपने अच्छे तरीके से कवर नहीं किया है तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास जो है पूरे 3 आवर्स की जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसमें आपके पूरे रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रत्येक पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और ये क्लास जो है आपको 10 अक्टूबर 2022 को मिलेगी। टाइमिंग 10 AM का होगा, तो इस क्लास को जरूर अटेंड करें, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ और भी अधिक जानकारी चाहते हैं इसके बारे में तो आप यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है या सकती है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का इन सभी विकल्पों में से क्या घट सकता है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। एक सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोध में संज्ञानात्मक भार। किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का बोध में संज्ञानात्मक भार जो है घट सकता है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिएगा, एक एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
देखिए प्रश्न की प्रवृत्ति ऐसे ही होगी, थोड़े मोड़े फेरबदल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्नों को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो अगर इस लेवल के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों के समुच्चयों में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, किसके संदर्भ में, शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करने के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सारे स्टेटमेंट तो सही नहीं होते, जो सही हैं उनको ही हमें फाइंड करना है। देन उसके बाद नीचे दिए गए कूट के अनुसार इन चारों विकल्पों में से आपको अपना जवाब देना है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं एक डिस्प्ले पे सारा प्रश्न जो है आपको कोई भी विकल्प जो है नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करके नहीं दिखा रहा हूं। एक ही बार एक ही डिस्प्ले पे आपको सारा विकल्प, उसके साथ ही साथ कूट और ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। जब बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे विकल्प भी देखना होगा, फिर ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको प्रश्न देखना होगा, तो इससे थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो ये थोड़ा सा एक कमी है एनटीए के द्वारा, इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए उनको। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो एक तो आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। और उसके बाद से तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा, शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। इसके बाद से आपका एक पांचवा यहाँ पर राइट हो जाएगा, शिक्षण एक अंतः क्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय में अंतर्गत सक्रिय कार्य है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था कि इन सभी कथनों में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। शिक्षण और अधिगम के बारे में बोला गया है। तो देखिए शिक्षण एक सामाजिक कृत्य यानी सामाजिक कार्य एक तरीके से, जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य यानी कि अधिगम आप क्यों करते हैं, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए करते हैं। या तो आपको नौकरी पाना है तो आप जो है जो सिलेबस बनाया गया होता है किसी भी आयोग के द्वारा, तो उन सिलेबस को आप अच्छे से कवर करते हो ताकि आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो ये आपका व्यक्तिगत है, इसमें सभी का लेना देना नहीं है, हर लोग व्यक्तिगत स्तर पे सारा अपना काम करते हैं। और शिक्षण जो एक सामाजिक कृत्य यानी सभी लोगों को शिक्षित करना किसी शिक्षक का उद्देश्य हो सकता है या अपने शिक्षा का प्रसार करना हो सकता है। फिर उसके बाद तीसरा है शिक्षण में अधिगम निहित होता है, यानी अगर शिक्षण होगा तो जाहिर सी बात है अधिगम होगा, इसीलिए यहां पर बोला गया कि शिक्षण में अधिगम आपका निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं कर पाता। यानी अधिगम हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो अपने अंदर शिक्षण को समाहित कर रहा है, लेकिन शिक्षण जो है अधिगम को अपने अंदर समाहित करता है, याद रखना है। फिर शिक्षण एक अंतः क्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है, यानी कि शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, जबकि अधिगम एक विषय में अंतर्गत सक्रिय कार्य होता है। मतलब विषय के अंतर्गत एक सक्रिय कार्य होता है। कोई विषय आप पढ़ते हैं और उसके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए गए होते हैं उनको आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो विषय के अंतर्गत एक सक्रिय कार्य है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और पांचवा राइट हो जाएगा और ये विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये स्टेटमेंट आपके सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। अब अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, नीचे एक कूट बनाया गया है, क्योंकि एक से अधिक यहाँ पर स्टेटमेंट सही होंगे तो आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट्स किसके संदर्भ में दिए गए हैं, विद्यार्थियों की उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक करते हैं। यानी कि विद्यार्थी के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं, उनका आपको चुनाव करना है इन सभी कथनों में से। तो उम्मीद है कि आप सभी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताएंगे। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के मैंने लिए, इजी क्वेश्चन आप नहीं कह सकते, सभी क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक जो यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, यहाँ पर विद्यार्थियों का पूर्व अनुभव जो है प्रभावी बनाने में सहायक है शिक्षण अधिगम प्रणाली को। और उसके बाद से आपका यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की अभिक्षमता, यानी कि पहले से उनको किस प्रकार का ज्ञान है, उनकी अभिक्षमता क्या है, सीखने की कैपेबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा, यहाँ पर विद्यार्थियों के विकास की अवस्था।
तो ये 3 ऐसे अभिलक्षण हैं विद्यार्थी के जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं, जो कि आपका किसमें दिया गया है, वो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थिति जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, इसे क्या कहा जाएगा। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ये किस परीक्षण के द्वारा वो पता लगा पाता है या इसे क्या कहा जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपका दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निकष संदर्भित परीक्षण जो है इसे कहा जाएगा, याद रखना है। संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थिति जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। ये निकष संदर्भित परीक्षण के द्वारा जो है वो बता पाता है या उसे व्याख्यायित कर पाता है, याद रखना है। देखिए निकष संदर्भ परीक्षण को इंग्लिश में क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट भी कहा जाता है, याद रखना। हिंदी अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो ये इंग्लिश का टर्म्स आपको याद रखना है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इसको कहा जाता है और इसमें क्या किया जाता है, यह सूचना देता है, यानी कि इस टेस्ट से क्या पता चलता है, तो यह सूचना देते हैं कि हमें अपने विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है। और भी कई सारी चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे उद्देश्य प्राप्ति अथवा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन का उल्लेख भी इसके द्वारा किया जा सकता है। और शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को यथासंभव प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ताकि परीक्षण उद्देश्य की दृष्टि से वैध सिद्ध हो सके, यानी इसका पता लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको निकष संदर्भित परीक्षण यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए और उम्मीद है कि इसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6 है। देखिए ये अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न मैंने यहां पर लिया है। अभिकथन में पूछा जा रहा है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। तर्क में क्या बोला गया है कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होने चाहिए। अब अभिकथन तर्क को अच्छे से समझना है, फिर निम्नलिखित विकल्पों यानी कि नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा दिमाग चलाइए और अपना सही आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर टाइप किया। सी भी इसी में हो गया, कोई बात नहीं। तो बी में बताया गया कि ए सही है लेकिन आर आपका क्या है, गलत है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। जैसे कि अभिकथन में क्या बोला गया कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, यानी कि जब भी शिक्षण होता है किसी भी प्रकार का तो उसके अंदर अधिगम अपने आप निहित होता है, यानी कुछ न कुछ कोई व्यक्ति उससे सीखता है, लर्न करता है, चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो या अदर इवन प्लेस पे कोई जो नॉलेज रखता हो और कुछ बता रहा है तो वहां पर भी कुछ न कुछ अधिगम होता रहता है। तो ये तो आपका अभिकथन अपने आप में सही हो गया। तर्क में बोला क्या गया कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उससे जो है आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, यानी कि जो अधिगम की बात की जा रही है कि जो विद्यार्थी कुछ भी अधिगम करता है या सीखता है तो ये आवश्यक है कि वो शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। अधिगम तभी उपयोगी होगा जब वो शिक्षण से व्युत्पन्न होगा, उससे उत्पन्न होगा। तो ये तो गलत है, ये जबरदस्ती बात की जा रही है कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए क्या करना चाहिए कि शिक्षण से उसे व्युत्पन्न होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए तर्क हमारा गलत हो जाएगा और ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। तो उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण की मूल विशिष्टता को प्रतिबिंबित करता है, कूट में से सही विकल्प का चुनाव करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है शिक्षण की मूल विशिष्टता को प्रतिबिंबित करने के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हीं स्टेटमेंट में से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जो इस प्रश्न के संदर्भ में सही होंगे, उनका चुनाव करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार यानी कि इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर
कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एक तो पहले आपका तीसरा यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण अधिगम से संबंधित है, फिर उसके बाद से आपका चौथा यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। उसके बाद से यहाँ पर 6 नंबर का सही हो जाएगा अधिगम के घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है। याद रखना है कि अधिगम के घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है, ये भी आपका सही है। यानी कि 3, 4, 6 स्टेटमेंट्स क्या है आपका सही है। किसके संदर्भ में? शिक्षण की मूल विशिष्टता को प्रतिबिंबित ये करते हैं, इसके संदर्भ में ये तीनों आपके सही है। शिक्षण अधिगम से संबंधित है, जहां शिक्षण होता है वहां पर अधिगम होता है, अभी पीछे के क्वेश्चन में हमने बात किया था। और शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। यानी अधिगम हुआ, कहीं पे शिक्षण हुआ तो आप उपलब्धि के तौर पे, जैसे कोई ज्ञान आपने प्राप्त किया, कुछ सीखा, तो वो उपलब्धि के तौर पे यानी उपलब्धि सूचक शब्द है। और अधिगम के घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है, याद रखना है ये। तो 3, 4, 6 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन्हीं सभी स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट्स को आपको चुनना है और उसके बाद नीचे दिए गए कूट के अनुसार इन चारों विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके समय लें और इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर एक तो सबसे पहले आपका पहला सही हो जाएगा शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण की स्थिति। फिर उसके बाद से दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर अधिगमनकर्ता की अभिप्रेरणा। और उसके बाद से चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा शिक्षक का आत्म सामर्थ्य। और उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका सही हो जाएगा वो 6 नंबर का सही हो जाएगा शिक्षक की प्रबंधन और अनुश्रवण दक्षता। और 7वां सही हो जाएगा शिक्षक को सामान्य ज्ञान सहित विषय का ज्ञान। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन सभी विकल्पों में से कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण की स्थिति क्या है, वो भी जो है यहाँ पर शिक्षण को प्रभावित करती है। इसके साथ ही साथ अधिगमनकर्ता की प्रेरणा क्या है, अगर वो सीखना ही नहीं चाहेगा तो जो टीचिंग वहाँ पर हो रहा है वो प्रभावी नहीं हो सकता। उसके बाद से शिक्षक का जो आत्म सामर्थ्य है वो कितने अच्छे तरीके से क्लास को जो है ले सकता है, क्लास को कितना ज़्यादा बेहतर बना सकता है, वो उसके आत्म सामर्थ्य पर निर्भर करता है। और शिक्षक की प्रबंधन और अनुश्रवण दक्षता भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होना है, कैसे क्लास को वो मैनेज करता है, कैसे वो जो है स्पीच करता है या व्याख्यान देता है या कुछ जो भी उसको जानकारी देना है। और उसके बाद से लास्ट में शिक्षक को सामान्य ज्ञान सहित विषय की जाने। सामान्य ज्ञान का मतलब क्या, घटनाक्रम आसपास चीजें घटित हो रही हैं, इसके साथ ही साथ जिस विषय का वो शिक्षक है उस विषय का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ये ऐसे कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पहला, दूसरा, चौथा और 6 और 7 नंबर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है। ये आपको बताने का प्रयास करना है कि शिक्षण की ऐसी कौन सी पद्धति है जिसके समन्वय से अधिगम के इष्टतम यानी अधिगम जो है उच्च स्तर पे हो सकता है, उसकी संभावना किस में यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से मिलती है। ये आपको राइट आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंतःक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें युग्मीय चर्चा आधारित सत्र हैं। इसमें जो है या इस प्रकार की शिक्षण पद्धति में जो है अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है। याद रखना है कि शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से जो है अधिगम इष्टतम होने की संभावना है। तो अंतःक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें युग्मीय चर्चा आधारित सत्र होता है, इसमें अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए ये अभिकथन और तर्क वाला आपका क्वेश्चन है। अभिकथन में बोला जा रहा है कि शिक्षण सामग्रियों को अनुदेशन के प्रभावी परिपूरकों के रूप में मानना चाहिए। तर्क में बोला जा रहा है कि वे छात्रों की
रसमयता बनाए रखते हैं। अब नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है कि कितने हद तक कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है अभिकथन और तर्क के संदर्भ में। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या यहां पर नहीं करता, यानी आर जो है अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अभिकथन में क्या बोला गया कि शिक्षण सामग्रियों को अनुदेशन के प्रभावी परिपूरकों के रूप में मानना चाहिए, यानी शिक्षण जो सामग्रियां होती हैं कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो टीचिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो ये आपके अनुदेशन के प्रभावी परिपूरकों के रूप में जो है आप इसे मान सकते हैं। तर्क में बोला गया कि वे छात्रों की रसमयता बनाए रखते हैं। रसमयता का मतलब क्या होता है, जो टीचिंग हेल्पिंग टूल्स होते हैं, चाहे शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, उसके माध्यम से आप क्लास को रुचिकर बनाते हैं, जिसको रसमयता बोला गया, यानी आनंदित होकर छात्र जो है क्लास को लेते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अभी कोई टीचर एक व्याख्यान दे रहा है, शब्दों की बौछार किए जा रहा है बोलकर, लेकिन बहुत सारे छात्र उससे बोर हो जाएंगे। वहीं एक शिक्षक ऐसा है जो बोल भी रहा है, उसके कुछ मॉडल्स को दिखा रहा है, चार्ट पेपर में इंडिकेट कर रहा है, डायग्राम के माध्यम से पढ़ा रहा है, कई हेल्पिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्लास ज्यादा रुचिकर होगा, छात्र उसको ज्यादा रसमयता के साथ जो है सुनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन नंबर बी कैसे हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा, और ये क्लास का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसके साथ ही साथ किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी और यूनिट से अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न की आवश्यकता है विशेषकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट या जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, लेकिन मैं प्रॉपर डेली बेसिस पे जो भी कुछ अपडेट निकल कर आती है एनटीए की तरफ से, चाहे एडमिट कार्ड को हो गया, चाहे सिटी इंटीमेशन स्लिप को लेकर हो गया, ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। बाकी आपको वीडियो का सेशन अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर सके। और इसे शेयर करिए जरूरतमंद दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए, चाहे एग्जाम रिलेटेड अपडेट हो, या एडमिट कार्ड रिलेटेड अपडेट हो, सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलेटेड अपडेट हो, या किसी भी प्रकार का अपडेट है आपकी परीक्षा से संबंधित, आप जो है चैनल को ज्वाइन करिए। निश्चित रूप से आपको ऑथेंटिक जो है जानकारी यहाँ से प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।